बताओ भाई, किसकी जालक ऊर्जा उच्च होगी? सोचिए, दिमाग लगा रही है। निगेटिव का मतलब होगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्या? जालक ऊर्जा और बॉर्न-हैबर चक्र। तो जालक ऊर्जा क्या होती है और बॉर्न-हैबर चक्र क्या होता है? तो बॉर्न-हैबर चक्र में बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, जो कि आने वाला है क्या? सबसे पहला तो हेस का नियम लगेगा। बॉर्न-हैबर चक्र जो आधारित है वो किस पे है? हेस के नियम पे आधारित है। और हेस का नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। हेस का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है और बॉर्न-हैबर चक्र हेस के नियम पर आधारित है। तो अब हेस का नियम, फिर संभवन ऊष्मा क्या होगी, आयनन ऊर्जा क्या होगी, फिर इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा क्या होगी, बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा क्या होगी और जालक ऊर्जा क्या होगी, अंतोगत्वा यह पढ़ना। ठीक है, तो अभी के जो हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? हेस का नियम। पढ़ना तो फाइनली हमको ये है, लेकिन बॉर्न-हैबर चक्र भी पढ़ना है जो मैक्स बॉर्न और हैबर ने दिया था। तो सबसे पहले तो हेस का नियम जानेंगे कि हेस का नियम है क्या। तो उससे भी पहले जानते हैं क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह क्या कहता है कि किसी भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित रहती है, केवल वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल दी जाती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। तो अब उसी को आधार मान के हेस साहब ने क्या बताया? हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब इन्होंने कहा कि कोई भी एक परिवर्तन हो रहा है, जैसे सामान्यतः पहले आप ऐसे समझ, कोई एक परिवर्तन हो रहा है जो कि ए से जा रहा है जेड, ए से जा रहा है बी, मान लो ए से बी गया। अब कह रहा है एक तो ये हो गया, ए से बी सीधा सीधा गया, यानी एक ही स्टेप में गया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एच। अब ये कह रहा है यह ए से पहले गया यक्स में, फिर यक्स से गया वाई में, वाई से गया जेड में। एक क्रिया ऐसी हो रही है जिसमें ए से सीधे बी में जा रहा है, दूसरा ये हो रहा है ए से पहले यक्स में गया, फिर यक्स से वाई में गया, फिर वाई से किस में गया? बी में गया। तो यहां पे ये कह रहे हैं क्या कि इसके दौरान अगर ऊर्जा परिवर्तन H हुआ है और इसमें H1 हुआ है, इसमें H2 हुआ है, इसमें H3 हुआ है, तो जो H होगा वह बराबर होगा H1 प्लस H2 प्लस H3, ये इनके बराबर होगा। तो यही है इनका क्या? हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, कांस्टेंट लॉ ऑफ हीट समेशन किसका होता है? हेस का। अब ध्यान दो, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक विधियों से विभिन्न पदों में पूर्ण किया जाए, एक पद या कई पद में पूर्ण किया जा रहा है, तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा सदैव समान होती है। तो इसमें उत्सर्जित ऊष्मा हो या अवशोषित ऊर्जा हो, वह सदैव एक पद वाले के, सीधे वाले के क्या होगी? समान होगी। इसी को ही हम लोग कहते हैं हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। अब बात करते हैं क्या? संभवन ऊष्मा। संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा कहते हैं इसको, संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, शब्द से ही आपको स्पष्ट है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनना। तो यानी अगर किसी निश्चित ताप पर किसी यौगिक के एक मोल को, किसी निश्चित ताप पर किसी यौगिक के एक मोल को उसको तत्वों, यानी उसके तत्वों, यहां पे होगा उसके तत्वों यानी शुद्ध अवस्था से प्राप्त उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को, यानी अगर उसके शुद्ध प्योर स्टेट से लेके आ रहे हैं तो वो क्या होगा भाई? अगर मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया हम लोग ले लेते हैं, जैसे अभिक्रिया ये हमारे पास है कि सोडियम है, सोडियम किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। क्लोरीन किस अवस्था में होता है भाई? गैस अवस्था में होता है। तो यह शुद्ध अवस्था ठोस, ये शुद्ध अवस्था इसकी गैस, और इनसे प्राप्त हो गया NaCl, और ये NaCl किस में आ गया? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया, यहाँ पे हो गया। ये कह रहे हैं क्या? संभवन ऊष्मा क्या है कि इनके हम एक मोल को
उसके शुद्ध, उसके तत्वों यानी शुद्ध से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हो गया। और कितना हुआ यहाँ पे भाई, 1 मोल NaCl हुआ। तो Na ठोस अवस्था में, क्लोरीन गैस अवस्था में, मिला क्या NaCl ठोस अवस्था में। तो इसके दौरान जो प्राप्त होगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, संभवन उष्मा। और यहाँ ध्यान देना, संभवन उष्मा को हम लोग दिखाएंगे HF से। अभी के लिए जो हम लोग बॉर्न हैबर चक्र पढ़ेंगे उसमें किससे दिखाएंगे, HF से। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन उष्मा। तो जहां पे HF लिखूंगा मतलब समझ जाना कि वो क्या है, संभवन उष्मा। आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अभी फिर से देखो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको आयनन ऊर्जा बताया था कि किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा को हम लोग दिखाएंगे IE से। किससे दिखाएंगे भाई, IE से। इसको किससे दिखाया, HF से। इनको किससे दिखाओगे, IE से। IE का मतलब होगा आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या हुआ, सोडियम है, सोडियम के बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर ये Na प्लस हो, तो यानी यहाँ पे गैसीय विलगित परमाणु से गैसीय में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये Na प्लस हो गया। इनमें जो ऊर्जा आएगी उसको IE बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा की बात करेंगे तो लब्ध का मतलब गेन होता है, प्राप्त करना। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, बंधुता का मतलब बांधना, और इसको हम लोग दिखाएंगे क्या, EA से। किससे दिखाएंगे भाई, EA से। तो इलेक्ट्रॉन लब्धता, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को देने में मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने में मुक्त ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो होगी ऊर्जा मुक्त, लेकिन जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो तो ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी वापस से। कि इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा क्या है, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये ध्यान देना, अगर पहला इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ऊर्जा मुक्त होगी, पहले इलेक्ट्रॉन पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। और उसके आगे 2, 3, 4 देने पर ऊर्जा अवशोषित होगी। क्या होगी भाई, अवशोषित होगी। ये ध्यान देना, क्या हो रही है, ऊर्जा अवशोषित होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। फिर बात करते हैं क्या, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बंध को तोड़ने में, जैसे ये है भाई, अगर इसको हमको तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या, बंध वियोजन ऊर्जा, सामान्य आवश्यकता। तो यानी हुआ, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, परमाणुओं के मध्य बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसी को कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता हुआ, Cl जो गैसीय अवस्था में था इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, यह बदल गया किसमें, Cl माइनस में, और यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पे कह रहा है बंध वियोजन ऊर्जा, तो बंध वियोजन ऊर्जा यही Cl2 है। Cl2 का मतलब क्या हो गया, Cl बॉन्ड Cl, ये हो गया, Cl के बीच में बंध बना हुआ है Cl से, ये। तो इस बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी उसी को ही हम लोग कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा। फिर यहाँ पे है ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा का मतलब कोई वस्तु ठोस से है, ठोस से उसको किसमें लेके जाओ, गैस में।
ठोस से किस में लेके गए, गैस में। जब ठोस से सीधे गैस में जाता है तो इसको क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और जो इसमें लगेगी उष्मा उसको हम लोग बोलेंगे HS, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की उष्मा। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हुआ क्या, यन्ने जो कि ठोस अवस्था में था इसको लेके जाना है यन्ने गैसीय अवस्था में, यन्ने गैसीय अवस्था में लेके जाना। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे ऊर्ध्वपातन की उष्मा हो गई। कैसी उष्मा हो गई, ऊर्ध्वपातन की उष्मा हो गई। यानी ठोस अवस्था से सीधे किसमें गए, गैस अवस्था, ऊर्ध्वपातन की उष्मा। अब आते हैं अंततः जालक ऊर्जा पे। जालक ऊर्जा क्या है, मुक्त गैसीय आयनों से, मुक्त गैसीय आयनों से। तो यानी मुक्त गैसीय आयनों का तात्पर्य क्या होगा कि हमारे पास क्या है, Na+ गैसीय अवस्था में प्लस Cl- गैसीय अवस्था में। मुक्त गैसीय आयनों से किसी विद्युत संयोजी यौगिक के 1 मोल के निर्माण में, यानी अभी दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, NaCl, Na+Cl- 1 मोल हुआ और यह विद्युत संयोजी यौगिक हुआ। तो मुक्त गैसीय आयनों से, मुक्त गैसीय आयनों से किसी विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक के 1 मोल, 1 मोल निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है जालक ऊर्जा कहलाती है। निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है जालक ऊर्जा कहलाती है। और इसको बाबू हम लोग लिखेंगे जालक ऊर्जा को लैटिस एनर्जी। अब ये ध्यान दो, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं भाई, ध्यान दो। अब यहां पे कह रहा है क्या कि अगर हम लोग संभवन उष्मा की बात करें, संभवन उष्मा या उत्पादन उष्मा की बात करें, तो ये कह रहे हैं क्या कि ये जो संभवन उष्मा या उत्पादन उष्मा है ये लग रहा है किसी में उत्सर्जित या अवशोषित। जब उत्सर्जित होगा, ध्यान देना, एक पॉइंट और बता रहा हूं, जब उत्सर्जित, कोई भी उष्मा उत्सर्जित होगी, निकल रही है, तब माइनस में कर देना। जब जुड़ रही है तो क्या होगा, प्लस में कर देना। क्योंकि आप पढ़े हो कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं डेल्टा H हमेशा निगेटिव होता है, उष्मा शोषीय अभिक्रियाएं डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर उष्मा निकल रही है तो उष्मा शोषीय अभिक्रिया हुई, उष्मा अवशोषित हो रही है तो ऊर्जा शोषीय उष्मा, यानी उष्मा शोषीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो जब उष्मा शोषीय अभिक्रिया होगी तो डेल्टा H पॉजिटिव, और जब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी तब डेल्टा H निगेटिव होगा। क्या होगा, डेल्टा H निगेटिव होगा। ये ध्यान देना, क्या कोई दिक्कत। अब हम आते हैं बॉर्न-हैबर चक्र पे। तो यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन लेके बैठा करो क्योंकि बहुत डाटा है इसमें बाबू। हो गया, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्या, बॉर्न-हैबर चक्र, बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर चक्र। ध्यान दो भाई, बहुत बढ़िया से आने वाला है अब समझ में आपको, क्योंकि जितने भी टर्म इंपॉर्टेंट थे वो सब आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो बॉर्न-हैबर चक्र, बॉर्न-हैबर साइकिल। चलिए, ये किस पे आधारित है भाई, हेस के नियम पे। और हेस का नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। ठीक है, तो अब बॉर्न-हैबर चक्र पे आते हैं भाई। तो एक रिएक्शन लेते हैं जो कि हमारा है क्या, ये हमारे पास Na है जो कि ठोस अवस्था में है, फिर यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है जो कि गैस अवस्था में है, और इनसे बना क्या है भाई, NaCl बना है जो कि किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो ध्यान देना कि अब यह अपने शुद्ध तत्व जो है वो शुद्ध रूप में है, और उनसे संयुक्त होके 1 मोल अगर यह बना तो इसी को ही हम लोग कह रहे हैं क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन समभवन उष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन समभवन उष्मा। पीछे आपको सारी चीजें डिस्क्राइब किया हूं, अब ध्यान देना, HF इसको बोला गया, HF हीट ऑफ फॉर्मेशन समभवन उष्मा, समभवन उष्मा। अब ये क्या है, सीधे सीधे बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। तो इस चीज को हम कई पदों में लेके चलेंगे। अब यहां पे लगेगा आपका हेस नियम। चलो
अब कई पदों में लेके चलते हैं भाई। तो मान लो सोडियम किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, इसको पहले लेके चलोगे किसमें, गैसीय अवस्था में। तो हमने इनको दिया क्या, हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी ये हो गई क्या, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन उष्मा, ऊर्ध्वपातन उष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, HS। यहाँ पे इसको लिख लो, इधर ही साइड में लिखो ज्यादा सही। तो ये हो गया HS, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यह ठोस अवस्था से किस में आ गए, गैस अवस्था में। Na किस अवस्था में आ गया, गैस अवस्था में। अब इस गैस को भी हमको बदलना है किसमें, आयन में। तो यहां से Na को हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी दिया। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया आयनन ऊर्जा दी। कैसी ऊर्जा दी भाई, आयनन ऊर्जा। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तो ये क्या हो गया, Na पे प्लस। अब किस अवस्था में आ गया भाई, गैस अवस्था में, मुक्त गैसीय आयन हो गया। अब यह क्या हो गया, मुक्त गैसीय आयन, मुक्त गैसीय आयन, मुक्त गैसीय आयन, ये हो गया भाई मुक्त गैसीय आयन। ठीक। अब यहां से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन, ध्यान देना कि अभी अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो Na प्लस Cl2 बनाया क्या है, NaCl, एक मोल बनाना है, एक मोल बन गया, इसका हाफ कर दो, यानी हो गया Na, और आधे से 2 कट गया, बचेगा एक Cl, बैलेंस हो गया। अब कह रहा है क्या, यह Cl2 किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। तो इसको हमको गैस में नहीं बदलना है, बल्कि Cl और Cl के बीच के बंध को क्या करना है, तोड़ना है। तो Cl और Cl के बीच के बंध को तोड़ने के लिए बंध वियोजन ऊर्जा लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा, और वह कितना लगेगा, आधा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आधा मोल है भाई। एक मोल को तोड़ने में बंध वियोजन ऊर्जा पूरी लगेगी, लेकिन आधे मोल को तोड़ने में आधी ऊर्जा लगेगी। तो जब इनको तोड़ दिया जाएगा तो यह जो क्लोरीन होगा वह किस अवस्था में आ गया भाई, पहले से गैस में था, अभी भी गैस में ही होगा, बस ये होगा कि अकेले आ जाएगा। अब इस अकेले क्लोरीन से हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस अकेले क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया, Na का इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन के पास गया। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो Cl पे हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे गैस में। अब ये ध्यान दो, ये दोनों को जोड़ दो, ये भी मुक्त गैसीय आयन, ये भी मुक्त गैसीय आयन। अब ये दोनों जब संयुक्त हो जाएंगे, दोनों जब संयुक्त हो जाएंगे तो ये बना क्या लेंगे, NaCl, यानी आयनिक यौगिक का एक मोल। तो मुक्त गैसीय आयन किसी विद्युत संयोजी यौगिक के एक मोल आयन का एक मोल बनाते हैं, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब ये ध्यान दो, ये जब मुक्त गैसीय आयन में होंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, उच्च होगी। इनकी ऊर्जा क्या होगी, उच्च होगी, इनकी ऊर्जा उच्च होगी। लेकिन जब जालक ऊर्जा होगी, यानी जब ये संगठित होंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। तो ऊर्जा यहाँ पे क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी ऊर्जा पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात 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 ऊर्जा जो है वो घट रही है। ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। तो जब ऊर्जा अधिक था तो क्या थे, अस्थायी थे। क्या थे, अस्थायी थे। लेकिन जब ऊर्जा घट गई तो क्या हो गए, स्थायी हो गए। क्या हो गए भाई, स्थायी। बताओ, कोई समस्या, कोई समस्या भाई। NaS और हाफ Cl2 गैस में था, ये ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, एक मोल बना लिए। यह अपने अगर शुद्ध रूप से बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन उष्मा। लेकिन अगर मुक्त गैसीय आयनों से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जालक ऊर्जा। क्या बनाएंगे, जालक ऊर्जा बनाएंगे। ये ध्यान। अब दूसरा टर्म लेते हैं भाई। अगर हम लोग इसको देखा जाए तो ठोस अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए हमने उष्मा को दिया, यानी ये क्या हुआ, उष्मा शोषी हुआ। और जब उष्मा शोषी होगा तो ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा को दिया, यानी उष्मा शोषी हुआ, तो यह भी कैसा हो गया, धनात्मक हुआ। बंध वियोजन ऊर्जा, इनके बंध को तोड़ने के लिए उस ऊर्जा दी, यानी ये भी क्या हो गया, धनात्मक हो गया।
अब ये कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को देने से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, यानी ये हो गया ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी हो गया क्या, विद्युत निगेटिव हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। वहां पे लैटिस एनर्जी की बात करें, यहाँ पे ऊर्जा कम थी, यहाँ पे ऊर्जा घट गई, यानी ऊर्जा मुक्त हुई, और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊष्माक्षेपी को ऋणात्मक दिखाते हैं। अब हेस का नियम लगाओ भाई, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस के नियमानुसार, हेस के नियमानुसार, नियमानुसार, नियमन ही नियमानुसार, नियमानुसार तो हेस के नियमानुसार भाई देखो क्या हो जाएगा, हेस के नियमानुसार होगा HF बराबर HS प्लस IE प्लस BDE बटे 2 माइनस EA, उसके बाद माइनस LE, लैटिस ऊर्जा। ये होगा क्या आपका बॉर्न हैबर चक्र, और बॉर्न हैबर चक्र में पूरी ऊर्जा ये हेस के नियमानुसार दर्शाई जा सकती है। क्या बताइए, क्या कोई कष्ट है, कोई कष्ट है, कोई कष्ट है, नहीं है, पक्का पक्का। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक पॉइंट लिख लो कि जब डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव हो रही है, डेल्टा H की वैल्यू जब पॉजिटिव हो रही है, निगेटिव का मतलब होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, क्या होगा, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया क्या, उष्मा क्षेपी, और एंडोथर्मिक का मतलब हो गया क्या, उष्मा शोषी। ये लो, ठीक है, यहां तक नोट करें फटाफट। हो गया भाई सभी का, चलिए आगे चलें, अब इस पे क्वेश्चन लिया जाए। चलो बढ़िया, क्वेश्चन लेते हैं। तो जालक ऊर्जा आ गई समझ में, चलिए अब अगर हम इस जालक ऊर्जा के बारे में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लें तो उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में और जान लेते हैं, जालक ऊर्जा के बारे में स्पष्ट रूप से होगा। ध्यान दीजिए कि जालक ऊर्जा मुक्त गैसीय आयनों से बना है, क्लियर है, जालक ऊर्जा कैसे बनी है, मुक्त गैसीय आयनों से बनी है। तो अगर मुक्त गैसीय आयन है, मुक्त गैसीय आयन जब होंगे भाई, तो मान लो हमारे पास यह मुक्त गैसीय आयन ये हो गया, दूसरा मुक्त गैसीय आयन ये हो गया। अगर हम लोग इसको A+ माने, इसको B- माने, इसको A+ माना, इसको B- माना, इनके बीच में आकर्षण बल लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगा। अब इसको अगर हम Q1 चार्ज मान लें और इसको हम लोग Q2 चार्ज मान लें, ध्यान देना, इसको Q1 चार्ज माना, इसको Q2 चार्ज माना, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण बल हुआ, लेकिन यह 1 मोल आयनिक यौगिक है, तो यानी इनके बीच में जो ऊर्जा लगी होगी वह जालक ऊर्जा होगी। ध्यान देना, जो मुक्त गैसीय आयनों से मिलकर बनते हैं, गैसीय आयनों से, मुक्त गैसीय आयनों से मिलकर क्या बनते हैं, अगर आयनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है, 1 मोल आयनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है, तो वह उसकी जालक ऊर्जा होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उस बंध को, उस 1 मोल आयनिक यौगिक को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी वह क्या होगी, जालक ऊर्जा, वह क्या होगी, जालक ऊर्जा होगी। तो इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो आकर्षण बल आपको बताया गया था Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² के। ध्यान देना, ये तो हो गया इनके बीच का बल, ये हो गया इनके बीच का बल। लेकिन अगर पूछा गया कि इनके बीच की ऊर्जा बताइए, ये R क्या है भाई, ये डिस्टेंस है इनके बीच का, ये R। अब अगर मैं कहूं कि इनके बीच का ऊर्जा बताइए, इनके बीच की ऊर्जा, तो इनके बीच की ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा, ये ध्यान देना, ऊर्जा, जालक ऊर्जा का जो सूत्र होता है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R होता है, R² नहीं होगा, R होगा, ये ध्यान देना। जब बल की बात करेगा तो
1/4πε0, इसी को हमने k नाम दिया, यहाँ पे इसी को हम k नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है जब बल की बात करेगा, और जब ऊर्जा की बात करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आर होता है। तो ये ध्यान देना कि जो बल आ रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जालक ऊर्जा जो हो रही है, लैटिस एनर्जी जो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है Q1 Q2 के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है क्या, डिस्टेंस के। अब अगर इसी चीज को हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे बी पे ऊपर क्या है, माइनस है, तो हमने इसको माना कैटायन, तो इसका हमने मान लिया क्या, आर सी, आर कैटायन, और इसको मान लिया हमने आर एनायन, आर ए। तो आर सी प्लस आर ए माइनस, इसकी त्रिज्या ये हो गई, इनकी त्रिज्या ये हो गई, इनके बीच की दूरी, तो अब इनकी बीच की दूरी कितनी हो गई भाई, आर सी प्लस आर ए, आर सी प्लस आर ए। तो यानी हम फोर्स को यहां पे लिख सकते हो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी प्लस आर सी माइनस का होल स्क्वायर। यहां पे बल क्या, ऊर्जा क्या लिख सकते हो, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे हो जाएगा आर सी प्लस आर सी माइनस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। लिख सकते हैं क्या, यही फार्मूला लगा। अब यहां से देखते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए। क्या देखा जाए भाई, तो ध्यान दो। अब अगर देखा जाए कि जालक ऊर्जा किसके समानुपाती हो रहे हैं भाई, आवेशों के, तो यानी आवेश जितने अधिक होंगे, आवेश जितने अधिक होंगे जालक ऊर्जा उतनी अधिक होगी, आवेश जितने कम होंगे जालक ऊर्जा उतनी कम होगी। दूरी जितनी ज्यादा होगी, दूरी जितनी ज्यादा होगी जालक ऊर्जा उतनी कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है। दूरी जितनी कम होगी जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। जिनकी जालक ऊर्जा अधिक होगी उनके बीच का आकर्षण बल भी अधिक होगा। भाई जिनके बीच में जालक ऊर्जा अधिक हो रही है उनके बीच का आकर्षण बल भी अधिक होगा। जिनकी जालक ऊर्जा अधिक हो रही है उनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होगा। ध्यान देना, 3 पॉइंट निकल गए हैं। पहला कि अगर आवेश अधिक है तो जालक ऊर्जा उच्च होगी, दूरी अधिक है तो जालक ऊर्जा निम्न होगी, दूरी कम होगी तो जालक ऊर्जा उच्च होगी। जिनके जालक ऊर्जा उच्च है उनके बंध बल भी, उनके आकर्षण बल भी अधिक है, और जिनकी जालक ऊर्जा अधिक है उनके गलनांक भी अधिक होंगे, उनके गलनांक भी क्या होंगे, अधिक होंगे, उनके गलनांक भी अधिक होंगे। क्या अब इस पे क्वेश्चन लिया जाए, चलो इस पे क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जालक ऊर्जा पे। तो जालक ऊर्जा पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आउट नोट करेंगे कि जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी यह चार्ज आवेश के समानुपाती होगा, आवेश के समानुपाती होगा। वहीं पे अगर हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करें, जालक ऊर्जा, तो व्युत्क्रमानुपाती होगी दूरी के, या इसी को लिख सकते हैं 1/RC प्लस RA माइनस, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके पास, ये 2 पॉइंट आप याद रखना, यानी आवेश जितना अधिक होगा जालक ऊर्जा उतनी अधिक होगी, आवेश जितना कम होगा जालक ऊर्जा उतनी कम होगी, दूरी जितनी अधिक होगी जालक ऊर्जा उतनी कम होगी, दूरी जितनी कम होगी जालक ऊर्जा उतनी उच्च होगी, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमारे पास आ जाए क्या, NaCl और KCl। अब अगर NaCl और KCl की बात की जाए, NaCl और KCl की बात अगर की जाए तो होगा क्या भाई, NaCl और KCl, तो NaCl और KCl में ध्यान दो, ये Cl और Cl दोनों में क्या है, बराबर। यहाँ पे Na है, यहाँ पे क्या है, K है, तो यहाँ पे Na और K है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हे ली ना की रब से फरियाद, ये ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा भाई, आकार बढ़ेगा। जब ऊपर से नीचे आओगे तो आकार बढ़ता है,
तो ऊपर से नीचे आने पे जब आकार बढ़ता है तो ध्यान दो ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, तो सोडियम आपको यहाँ मिला, पोटेशियम आपको यहाँ मिला, तो छोटा कौन सा हुआ? सोडियम। पोटेशियम क्या हुआ? बड़ा। तो यानी आकार किसका बड़ा हुआ? इनका छोटा हुआ। और दूसरी बात वैसे देखी जाए तो दूसरी बात क्या है, यहाँ पे Na पे प्लस, Cl पे माइनस, K पे प्लस, Cl पे माइनस। तो अब जब दोनों ऋण आयन समान हो गए तो धन आयन की तुलना किया तो धन आयन में हमने देखा कि Na प्लस जो है उसका आकार K प्लस से क्या है? छोटा है, यानी आकार K प्लस का हो गया बड़ा। और जब जिसका आकार बड़ा होगा उसकी जालक ऊर्जा क्या होगी? उसकी जालक ऊर्जा क्या होगी? निम्न होगी। यानी सीक्वेंस क्या मिल गया? NaCl की जालक ऊर्जा KCl की जालक ऊर्जा से उच्च होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें LiF और Lii, LiF और Lii, तो LiF और Lii की अगर हम लोग बात करें तो LiF और Lii को ध्यान से देखा जाए, मेरा माइक थोड़ा सा इस समय डिस्टर्ब हो चुका है, वो फंक्शन नहीं सही से कर रहा, तो Li प्लस F पे माइनस, Li प्लस I पे माइनस। अब अगर देखा जाए कि जो Li है और ये Li है, दोनों में Li क्या हो गया? कॉमन हो गया, और यहाँ पे बचा क्या? F माइनस और I माइनस। अब F माइनस और I माइनस को देखा जाए तो सीक्वेंस क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये होता है। तो ऊपर से नीचे आने पे फिर साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, तो आकार जब बढ़ेगा तो फ्लोरीन यहाँ पे है भाई, फ्लोरीन यहाँ पे है और आयोडीन यहाँ पे है, तो आयोडीन बड़ा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा, तो F माइनस छोटा होगा I माइनस, यानी ये हो गया क्या? आकार की बात। अब जब आकार की बात ये हो गई तो यहां से अगर हम लोग Li दोनों में कांस्टेंट देखें तो जब दोनों में कांस्टेंट मिला तो हुआ क्या आपके पास भाई कि LiF का आकार छोटा, इसलिए इसकी जालक ऊर्जा उच्च होगी, फिर Li I की होगी। तो ये आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा LiF और Li का। क्या कोई दिक्कत है भाई? क्या कोई दिक्कत है? एक बार मुझे कैमरा भी चेक कर लेने दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहां से ले लेते हैं भाई, FeO और Fe2O3, FeO लिया और Fe2O3, चलो भाई इसको बताओ। FeO और Fe2O3 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो FeO और Fe2O3 में या ध्यान दो Fe और Fe दोनों में है, देख Fe कॉमन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन हो गया, Fe पे है 2 प्लस, ऑक्सीजन पे है 2 माइनस, Fe पे है 3 प्लस और ऑक्सीजन पे है 2 माइनस। तो ध्यान दो Fe दोनों में कॉमन तो है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ये हो गया, लेकिन Fe 2 प्लस है और Fe 3 प्लस है। तो अगर हम आवेश की बात करें, आवेश की, तो आवेश किसका भाई ज्यादा है? Fe3 प्लस का। जब इसका आवेश ज्यादा होगा तो ज्यादा आवेश वाले का जालक ऊर्जा क्या होगा? उच्च होगा। तो FeO की ऊर्जा कम होगी, जालक ऊर्जा कम होगी Fe2O3 से। तो ये होगा क्रम। क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास आ जाए NaCl और NaBr, NaCl और NaBr, इसको आप बताएं जरा भाई। NaCl है और NaBr है, तो इनमें कौन सा होगा? किसका होगा भाई? NaCl और NaBr में कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा? बताएं। कर लिया सभी ने? मैं बताऊं? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। ठीक है, तो NaCl और NaBr में अगर देखें तो Na और Na हो गया, कॉमन हो गया, Cl और Br, तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Br माइनस। अब अगर यहाँ पे हम तुलना करें तो Na प्लस कॉमन हो गया, Cl माइनस Br माइनस, Cl यहाँ पे है, Br यहाँ पे है, ये बताओ Br बड़ा होगा, Cl छोटा होगा, यानी Cl माइनस छोटा होगा Br माइनस से, यानी आकार की अगर हम लोग बात करें तो ये है। तो जब आकार ये हो गया तो भाई जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? किसकी साइज छोटी है? Cl की, तो NaCl का होगा छोटा, यानी सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा, और उसके बाद फिर NaBr। चलो भाई ये भी हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगला एग्जांपल ले रहा हूं यहां से, ध्यान दो।
BaF2, BaCl2, BaBr2 और BaI2। चलो भाई इसमें बताओ क्या होगा, BaF2, BaCl2, BaBr2 और BaI2। सोचो सभी लोग, वीडियो पॉज करके सभी लोग सोचो, सोच के बताओ, सोच के बताओ किसका होगा ज्यादा, किसका होगा ज्यादा भाई। सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, किया जाए। चलो यहां ध्यान दो। अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, BaF2, BaCl2, BaBr2, BaI2, एकदम ध्यान से देखो, FClBrI2, Ba सब कांस्टेंट है, तो FClBrI2, FClBrI2। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। तो भाई सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी हो गई, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, BaF2 की, सबसे कम किसकी होगी, BaI2 की। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दूरी क्या है, बड़ी है। साइज बड़ा होगा तो दूरी भी बड़ी होगी। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो Ba पे क्या होता है 2+, इस पे माइनस, इस पे 2+, इस पे -2+, -2+ और माइनस। क्या बात आ रहा है समझ में, बिल्कुल आया समझ में, पक्का, पक्की वाली बात। चलो ठीक है, तो ये सीक्वेंस आया। रीजन क्या दोगे भाई, रीजन ये दोगे कि फ्लोरीन माइनस की साइज छोटी, क्लोरीन की माइनस की उससे बड़ी, Br माइनस की उससे बड़ी और I माइनस की सबसे बड़ी। आकार ये हो जाएगा तो जालक ऊर्जा का ट्रेंड ये चलेगा। क्या भाई कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, NaCl, CaCl2 और MgO। बताओ भाई, NaCl है, CaCl2 है और MgO है, इनको ट्राई करेंगे आप, तो इनको ट्राई करिए। तो यहां से क्या है, NaCl, CaCl2 और MgO। तो Na पे प्लस, Cl पे माइनस, Ca पे 2+, कैल्शियम पे माइनस, Mg पे 2+, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। क्या ये हुआ यहां तक। अब अगर देखा जाए तो इसमें आवेश कितना है, एक एक, एक गुणे एक बराबर एक, इस पे 2 है, इस पे 1 है, 2 1 कम 2, इस पे 2 है, इस पे 2, 2 दूना कितना हुआ 4, कितना हुआ 4 आवेश होगा। तो यानी होगा क्या, इसका आवेश सबसे कम है, इससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, यानी यहाँ पे चार्ज के कारण, आवेश के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। तो आवेश के कारण ऐसा करोगे तो NaCl के बाद किसका होगा, CaCl2 का होगा और उससे ज्यादा किसका होगा, MgO का होगा। यह जालक ऊर्जा का क्रम होगा, यह जालक ऊर्जा का क्रम होगा आवेश के कारण। इसमें आवेश अधिक है इसलिए इनकी जालक ऊर्जा उच्च होगी, इनमें आवेश कम है इसलिए इनकी जालक ऊर्जा निम्न होगी। क्या यहां तक आया समझ में, पक्का, पक्का आया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो इसको भाई बताओ, KBr, फिर लेते हैं LiF, और एक एग्जांपल इसमें से उठा लेता हूं कोई, ये ले लेते हैं MgO। चलो भाई बताओ, KBr, LiF और MgO, KBr, LiF और MgO, बताओ भाई किसकी जालक ऊर्जा उच्च होगी। सोच लिया सभी ने, सोच लिया। चलो ध्यान से करते हैं। अब अगर यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, K पे प्लस, Br पे माइनस, Li पे प्लस, F पे माइनस, Mg पे 2+, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। अब बताओ भाई, ये तो एक एक प्लस और एक माइनस वाले हो गए, इस पे 2 प्लस है, यानी ये ऑब्वियसली बात है ये सबसे ज्यादा होगा, इसको किनारे रख दो क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है। अगला बात करो यहाँ पे साइज। अब साइज को देखा जाए तो लिथियम के बाद पोटेशियम है, लिथियम के बाद पोटेशियम है, लिथियम का आकार छोटा है, पोटेशियम का आकार बड़ा है, लिथियम का आकार छोटा है, पोटेशियम का आकार बड़ा है। दूसरा तुलनात्मक अध्ययन करें, अगर लिथियम और इसका करिए आप ब्रोमीन और फ्लोरीन का करो, ब्रोमीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे है, तो इसका आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा, इसका आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। तो भाई सीक्वेंस क्या लगा लोगे, तो सीक्वेंस होगा जिसका साइज छोटा होगा तो LiF, भाई LiF की ऊर्जा इससे क्या होगी ज्यादा, बिल्कुल LiF। फिर क्या होगा, सबसे कम ऊर्जा किसकी हो गई, KBr की हो गई, सबसे कम ऊर्जा किसकी हो गई, KBr की सबसे कम, उससे ज्यादा LiF, उससे ज्यादा MgO की ऊर्जा होगी।
कारण क्या है भाई? कारण यहाँ पे होगा इन तीनों के बीच में इसका चार्ज और इन दोनों के बीच में इसका आकार, इन दोनों के बीच में इसका आकार, और इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? अधिक है। चार्ज क्या है? अधिक है। क्या यहां तक आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? पक्का? पक्की वाली बात। चलो एक एग्जाम्पल और कर लेता है, बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लिया जाए। चलिए एग्जाम्पल आपके पास हो गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 का एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 8 का एग्जाम्पल KI और CaO। जरा ट्राई करो। KI और CaO डायरेक्ट बताऊंगा आपकी बात, ध्यान दो। KI और CaO का देखा जाए तो होगा क्या? इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे 2 प्लस, इस पे 2 माइनस। चार ज्यादा है इसलिए यह ज्यादा होगा। चार ज्यादा है इसलिए क्या होगा? ज्यादा होगा। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इसको आप सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे। बताइए क्या होगा? FeO बेरियम ऑक्साइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बताओ भाई किसकी जालक ऊर्जा उच्च होगी? सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग के घोड़े को टक 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 करके दौड़ाइए आप। बताइए क्या सही होगा इसमें? बताएं 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 बताएं। बताया जाए? सोच लिया आपने? यहां ध्यान दो। अब अगर हम लोग BeO और MgO की बात करेंगे तो जो BeO है इसके अंदर सहसंयोजक बंध बनता है। कैसा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। इसके अंदर कैसा बंध बनता है? सहसंयोजक। और इसके अंदर बनता है वैद्युत संयोजी गुण, यानी इसके अंदर सहसंयोजक गुण अधिक हो जाता है। सहसंयोजक गुण क्या होता है? प्रबल, हावी होता है। और इसमें वैद्युत संयोजी गुण होता है, वैद्युत संयोजी गुण होता है। तो आपने जालक ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी है कि एक मोल वैद्युत संयोजी यौगिक बनाने के लिए जो ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है। या उसको तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है वही क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है। तो वहां पे भी वैद्युत संयोजी आया था, यहाँ पे सहसंयोजक आ रहा है। तो सहसंयोजक जैसे ही आ जाएगा तो जालक ऊर्जा इनकी कम वैसे ही हो जाएगी। बात आ रही समझ में? तो MgO ज्यादा होगा, BeO कम होगा। कुछ लोगों ने BeO किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि उनके दिमाग में आया होगा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये आया होगा। तो बेरिलियम छोटा हो गया, मैग्नीशियम बड़ा हुआ, इसलिए बेरिलियम छोटा होने की वजह से इसको टिक कर दिया। जबकि क्या होगा? फैक्टर दूसरा ही है, इनके पास सहसंयोजक गुण आता है और उनके पास वैद्युत संयोजी गुण होता है। तो ये रहे बाबू आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो भी क्वेश्चन आपके हो सकते थे जालक ऊर्जा के, मैंने सभी आपको करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।